हेलो एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रायद्वीपीय उस भाग को कहा जाता है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। जैसे हमारे भारत का दक्षिणी भाग जो कि तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम भारत का मैप देखें तो वो नीचे से कुछ इस तरीके का है कि उसमें ये त्रिकोण टाइप का बनता है, जिसमें इधर तो बंगाल की खाड़ी आ जाती है, इधर हमारा अरब सागर और नीचे की तरफ हिंद महासागर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो नीचे का भाग है वो क्या कहलाता है, पूरा प्रायद्वीपीय भाग। और इसमें अब क्योंकि हम प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं तो भारत प्रायद्वीपीय पठार में हम पढ़ने जाएंगे तो हम प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में पढ़ सकते हैं। एक तो है उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। पर उसको जानने से पहले चलो देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार किस लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। यह मेज की एक आकृति वाले स्थल होते हैं जो पुराने रवेदार दानेदार आग्नेय रूपांतरित शैलों से बनते हैं। ये धरती की प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है जहाँ चौड़ी और छिछली घाटियाँ गोलाकार पहाड़ियाँ मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि पहला तो ये रवेदार का मतलब होता है दानेदार, और जो शैल, जैसा कि आप शैलों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे 6th 7th 8th क्लास में। तीन टाइप की शैलें होती हैं, आग्नेय, रूपांतरित और कायांतरित। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो बनता है हमारी आग्नेय शैलों से। चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें हमें लोहा, कोयला, बॉक्साइट इत्यादि की प्रचुरता मतलब अधिकता, जिनका काफ़ी औद्योगिक उपयोग होता है। तो इन वजह से ये हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार में जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा भारत क्योंकि नीचे से तीनों तरफ से घिरा हुआ है पानी से, तो हमारे पूरे भारत को देखें तो पूरा भारत हमारे दो भागों में बंटता है। अगर हम प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में बात करें, जिसमें से एक तो होता है उत्तरी भारत और एक नीचे का होता है जिसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार। अब ये जो उत्तरी पठार जो होता है उसको हम उच्च भूमि भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उच्च भूमि में कौन सा आता है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ये नर्मदा नदी आपको पता है सबको, नर्मदा नदी हमारी भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से दूसरे नंबर पे आती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका अधिकतर भाग मालवा का पठार अरावली के दक्षिण और विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में होता है। ये जो मालवा का पठार है ये भी ज्वालामुखी के शांत लावा से बना है। पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकरी है। ये इसका विस्तार बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो कि छोटा नागपुर पठार। और छोटा नागपुर पठार कहाँ है आप सबको पता होगा। हमारा छोटा नागपुर पठार जो है वो झारखंड में है। आइए आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में बढ़ने वाली नदियां हैं, तीन बड़ी नदियां हैं, चंबल, बेतवा और केन, जो कि हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं। जब हम नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा दूसरा भाग आ जाता है दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब देखिए इसमें है पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था भारत कुछ इस तरीके का है, तो दक्कन का जो पठार है वो यहाँ पे है। ये ट्रायंगल शेप में है।
यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। यहाँ जो मैं तुम्हें आपको बता दूँ, जो ये दक्कन ट्रैप है इसको दक्कन ट्रैप इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है और ये ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है, जो कि कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में मतलब साउथ की तरफ त्रिभुजा आकृति, जिसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा की श्रृंखला और पूर्व एवं पश्चिम के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। जब हम दक्कन का पठार पढ़ते हैं तो उसको हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें दो भाग आ जाते हैं। एक तो होता है पूर्वी पठार और एक होता है हमारा पश्चिमी पठार। तो चलिए पहले हम पूर्वी पठार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पूर्वी पठार के बारे में जैसे मैंने आपको बताया अभी, पूर्वी पठार का हमारा अगर हम ये मैप तो देखिए, इस मैप में अगर हम देखें तो हमारा पूर्वी भाग है ये वाला और पश्चिमी भाग है ये वाला। जहाँ से सूरज उगता है वो होता है हमारा पूर्वी और जो उसके दूसरी तरफ होता है वो होता है पश्चिम। हाँ तो चलिए अभी हम पढ़ने वाले हैं इस वाले भाग के बारे में। तो इसके जो ऊंचाई है वो है 600 मीटर, जो कि उड़ीसा की महानदी से लेके दक्षिण में नीलगिरी तक फैली हुई है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, क्योंकि इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये जो नदियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, जब ये गिरती हैं अरब सागर की तरफ तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा देखिए, डेल्टा क्या होता है वो मैं आपको भी बताती हूँ। देखिए, जब हमारे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जब गिरती हैं तो वो क्या करती हैं, हमारे जो पूर्वी घाट है उसको काट देती हैं। और जब वो गिरती हैं तो उस टाइम पे जैसे वो इधर गिरी तो वो अपनी शाखाएं बना लेती है, अपनी ब्रांचेस बना लेती हैं और उसके बाद फिर वो समुद्र में जाके मिलती हैं। और मिलने से पहले वो जो ब्रांचेस बनाती हैं उन्हीं को हम डेल्टा बोलते हैं। तो हमारे जो पूर्वी घाट है उसकी जो सबसे ऊंची शिखर है उसको हम बोलते हैं महेंद्रगिरी, और जो हमारा स्थल है वो है ऊटी। अब चलिए हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, पूर्वी घाट हमारा 600 मीटर है, वहीं हमारे पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है 900 से 16 मीटर। पश्चिमी घाट की नदियां हैं तापी, शेरावती, नर्मदा, जो कि हमारी अरब सागर में गिरती हैं और ये गिरने से पहले डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती हैं हमारी एस्चुरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एस्चुरी होता क्या है। एक्चुअल में होता ये है कि जब हमारी नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली होती हैं तो वो गिरने से पहले एक छोटा सा तालाब बना देती हैं और वहाँ पे कुछ पानी इकट्ठा कर देती हैं। और वो पानी इकट्ठा होने के बाद जब वो नदी में गिरती हैं तो उससे पहले जो पानी इकट्ठा होता है उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। इसके बाद हमारी जो शरावती नदी है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है। मैं आपको बता दूं, जलप्रपात को हम वाटरफॉल भी बोलते हैं। और हमारे भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पे है। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, शरावती नदी जो है हमारे अरब सागर में गिरती है, पहली बात। और दूसरा, ये क्या बनाती है, एस्चुरी। हाँ, अब हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे बड़ी जो शिखर है वो है अनाईमुडी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है वो है कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना है। तो मैंने आपको बताया अभी कौन सा निक्षेप ज्वालामुखी निक्षेप से बना है, दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। अभी मैंने पढ़ाते वक्त आपको 3 नदियों के नाम बताए थे, वो 3 थी संबल, बेतवा तथा केन। थर्ड क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सतत का मतलब होता है समतल। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हमारा जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में जगह जगह पे
कटाई हो रखी है। वो कटाई किसकी वजह से हो रही है? नदियों के गिराव की वजह से। जबकि हमारा जो पूर्वी घाट है वो समतल है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इधर की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, जबकि पश्चिमी घाट की नदियाँ हमारी डेल्टा बनाती हैं। 4th क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? संक्षेप में लिखिए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में हमको लोहा, कोयला, बॉक्साइट आदि खनिज मिलते हैं, जो कि हमारे औद्योगिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।